गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने बीएससी बीएड की सेकंड ईयर की क्लास के अंदर प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। वैसे अपने कल इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, प्लाज्मा झिल्ली किस प्रकार की होती है, किस प्रकार ये कार्य करती है, लेकिन आज इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो प्लाज्मा झिल्ली की जो आणविक संरचना है इसका आज अध्ययन करेंगे। किसका? प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली की आणविक संरचना। प्लाज्मा झिल्ली की आणविक संरचना के बारे में आज अपने डिस्कस करेंगे। तो प्लाज्मा झिल्ली की आणविक संरचना किस प्रकार की है बच्चों? वैसे आप अभी तक 3-4 मॉडल पढ़े हैं प्लाज्मा झिल्ली के बारे में। जैसे आपने सैंडविच मॉडल पढ़ा था, डेनियल डेविसन ने जो दिया था। रॉबर्टसन का इकाई कला मॉडल आपने पढ़ा था। आपने सिंगर और निकोलस का जो मॉडल पढ़ा था, तरल मोज़ेक मॉडल, लिक्विड मोज़ेक मॉडल पढ़ा था। उसमें ये बातें निकल के आई कि जो प्लाज्मा झिल्ली होती है वो प्रोटीन की, इसकी प्रोटीन की फास्फोलिपिड की और कोलेस्ट्रॉल की बनी हुई होती है। ये प्रोटीन, फास्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल कैसे होता है, कहां पर होता है, ये अपने थोड़े चित्र के द्वारा इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो प्लाज्मा झिल्ली के ऊपर इस प्रकार की संरचना होती है। प्लाज्मा झिल्ली होती है वो इस प्रकार की संरचना होती है। प्लाज्मा झिल्ली की इस प्रकार की संरचना होगी। पेपर के अंदर भी ये बड़ा क्वेश्चन आता है आपके प्लाज्मा झिल्ली से संबंधित, तो थोड़ा सा चित्र बना के आप तैयारी करके रखना। तो प्लाज्मा झिल्ली का चित्र इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से बच्चों। तो ये इस प्रकार से आपको चित्र मिलेगा। ये प्लाज्मा झिल्ली का चित्र होता है। तो इसके अंदर जो ये बीच के अंदर आपको जो दिखाई दे रहा है, कौन सा, जो ये पार्ट बीच में जो दिखाई दे रहा है, ये कौन सा होता है? फोस्फोलिपिड का होता है। ये फोस्फोलिपिड का होता है, ये पार्ट होता है, ये फोस्फोलिपिड है। ये फोस्फोलिपिड के अंदर भी क्या होता है? 2 पार्ट होते हैं। फोस्फोलिपिड के कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट होते हैं। जैसे इस पार्ट को अपने एक अलग करते हैं तो ये पार्ट क्या होगा? इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। ये दिखाते हैं। इसके अंदर 2 पार्ट हो गए, एक तो हो गया टेल पार्ट और एक पार्ट हो गया हेड पार्ट। कौन सा? ये तो हो गया हेड पार्ट और ये हो गया आपका टेल। अब जो हेड पार्ट होता है वो जल स्नेही होता है, वाटर लविंग पार्ट होता है, जल में घुलनशील होता है। इस पार्ट को क्या कहा जाता है? हाइड्रोफिलिक पार्ट कहा जाता है। कौन सा? हाइड्रोफिलिक पार्ट कहा जाता है इसको। इस पार्ट को हाइड्रोफिलिक पार्ट कहा जाता है। जबकि जो टेल पार्ट होता है वो कौन सा पार्ट होगा? हाइड्रोफोबिक पार्ट होगा। हाइड्रोफोबिक। जो ये भाग होता है, जो टेल
भाग होता है ये हाइड्रोफोबिक होता है, जल में घुलनशील नहीं होता, इसलिए इस भाग को क्या कहा जाता है, टेल पार्ट को क्या कहा जाता है, जल विरोधी पार्ट कहा जाता है। या दूसरे शब्दों में हेड पार्ट होगा वो हाइड्रो क्या होगा, फिलिक होगा, जल में घुलनशील होगा, और इसे पोलर ग्रुप भी कहा जाता है। कौन सा, पोलर ग्रुप भी कहा जाता है। जबकि जो टेल पार्ट होता है वो जल में घुलनशील नहीं होता है और इसे क्या कहा जाता है, हाइड्रोफोबिक पार्ट कहा जाता है बच्चों। तो इसको नॉन पोलर ग्रुप भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नॉन पोलर ग्रुप भी, इसे नॉन पोलर ग्रुप भी कहा जाता है। तो ये इस प्रकार की संरचना होती है, ये लिपिड होती है। इसमें कौन से पार्ट हो गए, हेड और टेल। हेड को हाइड्रोफिलिक पार्ट कहा जाता है जो जल में घुलनशील होता है, जबकि टेल पार्ट होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रो का मतलब जल और फोबिक का मतलब है जल विरोधी, तो ये जल विरोधी होता है, ये जल में घुलनशील नहीं होता है। और इसके ऊपर जो ये पार्ट होते हैं, जो इसके ऊपर क्या होती है, प्रोटीन होती है। इसके ऊपर क्या होती है, ये प्रोटीन होती है। ये हो गया आपका प्रोटीन, ये आ गया प्रोटीन। अब प्रोटीन भी दो प्रकार की होती है इसके अंदर, आणविक संरचना के अंदर अध्ययन करोगे तो आप, ये प्रोटीन भी दो प्रकार की होगी। जो एक बाहर की ओर प्रोटीन होगी उसे बाह्य प्रोटीन कहा जाता है, जो अंदर की ओर धसी हुई प्रोटीन होती है वो आंतरिक प्रोटीन होती है। कुछ प्रोटीन होती है वो आंशिक रूप से धसी हुई होती है, कुछ बाहर की ओर कुछ अंदर की ओर, जबकि कुछ प्रोटीन होती है वो पूर्ण रूप से अंतर्वेशी होती है, जो दोनों ओर पाई जाती है। तो इस प्रकार की जो एक संरचना होती है, आणविक संरचना, इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है। अब थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात यह है कि एक तो होता है इसके अंदर टेल पार्ट, एक अंदर होता है हेड पार्ट। अब हेड पार्ट और टेल पार्ट ये आपस में किससे जुड़े रहते हैं, विद्युत बलों के द्वारा, इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा ये दोनों जुड़े रहते हैं। हेड पार्ट और टेल पार्ट ये किसके द्वारा जुड़े रहते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा या विद्युत बलों के द्वारा ये आपस में जुड़े हुए रहते हैं। तो प्लाज्मा झिल्ली की आणविक संरचना का आपने अध्ययन किया। अब अपने नेक्स्ट चलते हैं। प्लाज्मा कला के कार्य। अब प्लाज्मा कला के अपने कार्य के बारे में अध्ययन करेंगे। प्लाज्मा कला का कार्य के अंदर सबसे पहले इसके अंदर देखेंगे, जो पहला पॉइंट होता है वो होता है प्रासरण का। प्रासरण का, अब बच्चों प्रासरण होता क्या है इसके बारे में अपने थोड़ा सा देखेंगे। अब प्रासरण ये होता है कि जब उच्च जल सांद्रता का विलयन निम्न जल सांद्रता की ओर गमन करता है, जो किसके माध्यम से, अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा। इसको समझने के लिए मैं आपको दिखाता हूं। एक अपने बर्तन लेते हैं कोई भी, इसके अंदर बीच में अर्धपारगम्य झिल्ली लगा दी जाती है। एक साइड में आप जल को भर दिया जाता है, दूसरे साइड में भी जल को भर दिया जाता है, लेकिन इसके अंदर क्या होगा, NaCl डाला जाता है, नमक का घोल होता है। अब इसमें क्या होगा, नमक का घोल होगा। तो इसके अंदर क्या होगा कि जो उच्च जल सांद्रता का अणु निम्न जल सांद्रता की ओर गमन करने लग जाता है। तो इसमें क्या होगा, जिसके अंदर निम्न जल होगा, कम जल होगा, वो इसके अंदर आना शुरू हो जाएगा। और ये दोनों जब तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी जब तक ये संतृप्त नहीं हो जाता। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एक बर्तन है, इसके अंदर जल के अंदर कोई किशमिश डाल दी जाती है। किशमिश का घोल क्या होता है, गाढ़ा होता है, उसके अंदर
जल कम होता है, तो जल के अणु क्या होंगे, किसमिस के अंदर जाना शुरू कर देंगे। समझ गए? जैसे नमक का घोल है ना, ये गाढ़ा है, इसका जो उच्च जल सांद्रता ये इस साइड में जाती है ना, तो जब तक ये चलती रहेगी, जब तक कि ये दोनों एक जैसे नहीं हो जाते, संतृप्त नहीं हो जाता। तो उसी प्रकार जब किशमिश को अपने पानी के अंदर डालते हैं तो कुछ समय के पश्चात वो फूल जाती है। तो इसके पीछे क्या कारण है? अंतःप्रासरण होना। इसी प्रकार जो अपनी जो कोशिका होती है, अपनी जो सेल होती है, उसके चारों ओर क्या होती है? प्लाज्मा झिल्ली होती है। तो सेल का जो लिक्विड होता है वो उच्च सांद्रता का बना होता है, उसके अंदर से पानी को रोकने के लिए कौन सहायता करती है? प्लाज्मा झिल्ली सहायता करती है। और एक एग्जाम्पल और है, जैसे पानी के अंदर अंगूर को छोड़ दिया जाए तो अंगूर भी क्या होगा? थोड़ी देर के बाद में फट जाएगा। इस फटने का क्या कारण होता है कि उसका अंगूर का जो जल है वो अधिक गाढ़ा है, उसमें जो और उसका जल गाढ़ा होने के कारण उसमें क्या होगा? पानी की मात्रा जाएगी तो वो अंगूर फट जाएगा। वो भी एक अंतःप्रासन का उदाहरण है। नेक्स्ट आता है निष्क्रिय अभिगमन। कौन सा? निष्क्रिय अभिगमन। निष्क्रिय अभिगमन। निष्क्रिय अभिगमन में भी क्या होता है बच्चों कि जो उच्च सांद्रता से निम्न जल सांद्रता की ओर अणु गति करते हैं। तो निष्क्रिय अभिगमन के अंदर भी क्या होता है? जैसे ये प्लाज्मा झिल्ली है, कोशिका के अंदर ये प्लाज्मा झिल्ली है, तो इसमें क्या होगा कि ये अणु आपस में क्या होते हैं? जो छोटे छोटे अणु होते हैं वो आपस में टकराते रहते हैं। छोटे छोटे अणु क्या होते हैं? वो टकराते रहते हैं। और इसके अंदर क्या होता है? प्लाज्मा झिल्ली होती है ना, ये प्लाज्मा झिल्ली होगी, इसमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। तो ये अणु ऊपर से भी टकराते हैं, नीचे भी टकराते हैं, ये कोशिका के अंदर भी टकराते हैं और बाहर भी टकराते हैं। तो कुछ अणु ऐसे होते हैं जो छोटे अणु इस प्रकार के होते हैं, जब ये छिद्र के पास, छिद्र के ऊपर टकराते हैं, मान लो ये छिद्र है, ये स्टोमेटा है, जब ये सेल के अंदर ये टकराएंगे तो यहां पर टकरा गया वो तो नीचे रह जाएगा, अंदर ही रह जाएगा, जो बाहर टकराएगा वो बाहर रह जाएगा। लेकिन जो अणु इस छिद्र के अंदर टकराएगा वो बाहर निकल जाएगा। समझ गए? तो ये भी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होता है। इसमें ऊर्जा की खपत नहीं होती है। इसमें मेन बात यही है कि जो निष्क्रिय अभिगमन होता है इसमें छोटे अणु होते हैं, वो बाहर और अंदर टकराते रहते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है? ऊर्जा व्यय नहीं होती है या ऊर्जा की खपत नहीं होती है। ठीक बच्चों, नेक्स्ट है अपना सुगमित अभिगमन। सुगमित अभिगमन भी क्या होता है बच्चों? जिस प्रकार प्लाज्मा झिल्ली है, इसके अंदर क्या होता है? ये भी सुगमित अभिगमन भी क्या होता है बच्चों कि उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होता है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है? कुछ बड़े अणु होते हैं जो आपस में बाहर की तरफ जाते हैं या अंदर की ओर आते हैं। इसको अंदर या बाहर भेजने के लिए एक चैनल की जरूरत होती है। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो ये मान लो ये प्लाज्मा झिल्ली है, तो इसके अंदर कुछ विशिष्ट प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। कुछ विशिष्ट प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। उस प्रोटीन, ये प्रोटीन होते हैं, ये एक चैनल का काम करते हैं। ये प्रोटीन होता है, ये किसका काम करते हैं? एक चैनल का काम करते हैं। और इस चैनल के द्वारा ही ये विशिष्ट प्रकार के बड़े अणु होते हैं ना, ये अंदर और बाहर आते जाते रहते हैं। इस प्रकार जो विशिष्ट अणु के लिए इसमें भी ऊर्जा की खपत नहीं होती है बच्चों। तो ये हो गया आपका सुगमित अभिगमन। एक होता है सक्रिय अभिगमन। कौन सा? सक्रिय अभिगमन। एक होता है सक्रिय अभिगमन।
सक्रिय अभिगमन अब इंपॉर्टेंट है। सक्रिय अभिगमन में क्या होता है? नीमन सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर, नीमन सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर अणुओं का अभिगमन होता है। इसलिए वैसे अब मैंने बताया कि ये दो अभिगमन है, निष्क्रिय अभिगमन, सुगमित अभिगमन। इसके अंदर उच्च सांद्रता से नीमन सांद्रता की ओर होगा। इसमें क्या होगा? सक्रिय अभिगमन में उल्टा होगा, नीमन सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर जल के अणुओं का आदान प्रदान होता है। इसमें क्या होता है? ऊर्जा खपत होती है। क्या होती है? ऊर्जा खपत होती है, ऊर्जा व्यय होती है। इसलिए इसको सक्रिय अभिगमन कहा जाता है। इसमें कोशिका की ऊर्जा खपत होती है। नेक्स्ट होता है इसके अंदर कार्य में, प्लाज्मा कला के कार्यों में पदार्थों का परिवहन। प्लाज्मा कला का कौन सा काम है? पदार्थों का परिवहन। अपने सेल के अंदर बहुत सारे पदार्थ ऐसे होते हैं जो ये बाहर और अंदर की ओर आते जाते रहते हैं। इसको बनाए रखने की, ये व्यवस्था बनाए रखने का कार्य कौन करता है? प्लाज्मा कला का होता है, पदार्थों का परिवहन। नेक्स्ट होता है कोशिका वमन। कोशिका वमन होता है बच्चों, कोशिका वमन। अपने सेल के अंदर बहुत सारे विषैले पदार्थ बनते हैं, तो उन विषैले पदार्थों को निकालने का काम कौन करता है? प्लाज्मा कला के द्वारा किया जाता है। 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट है आकार को नियंत्रित करना। तो कोशिका का आकार होता है, वो किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? प्लाज्मा कला के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। यदि प्लाज्मा कला फट जाएगी या कंट्रोल में नहीं आएगी तो ये सारे पदार्थ क्या होंगे? बाहर निकल जाएंगे और कोशिका क्या होगी? मृत हो जाएगी। नेक्स्ट होता है उद्दीपन प्राप्त करना। कोशिका क्या होती है? ये प्लाज्मा कला का क्या काम करती है? उद्दीपन को प्राप्त करना। एक कोशिका से उद्दीपन को प्राप्त करने के बाद दूसरी कोशिका को सचेत करती है ताकि वह उस परिस्थिति के अनुसार ढल जाए। तो इसका उद्दीपन को प्राप्त करना। तो ये आज अपने टॉपिक किए बच्चों प्लाज्मा कला के बारे में, प्लाज्मा कला के कार्य, प्लाज्मा कला की आणविक संरचना के बारे में। तो ये आपके सेक्शन सी के अंदर बड़ा क्वेश्चन आता है प्लाज्मा कला का। तो ये प्लाज्मा कला के बारे में आपने डिटेल से अध्ययन किया। नेक्स्ट अपने नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे।